उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक महीने के अंदर रूस ने 9वीं बार बड़ा हवाई हमला किया। कीव के मेयर के हवाले से पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन की सेना के हमलों को यूक्रेन के फौजियों ने नाकाम कर दिया। हालांकि मिसाइलों का मलबा गिरने से 2 जगहों पर नुकसान हुआ। यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान जारी कर बताया कि 3 रोज पहले रूस की सेना ने रात भर में 30 मिसाइलें दागी, जिनमें 29 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। कीव के मेयर के मुताबिक पूर्वी कीव के दारनेत्सिया जिले में एक इमारत पर रूस की मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। एक महीने के अंदर राजधानी कीव पर यह रूस का 9वां हमला था। यानी कह सकते हैं कि पुतिन की फौज ने अपनी मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ मोड़ दिया है, ताकि वहाँ तबाही मचाकर जेलेंस्की की सेना को पीछे धकेला जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के कई इलाकों को टारगेट कर रूस की सेना ने एक बार फिर ड्रोन से हमले किए। रूस का दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने इन हमलों के लिए ईरान के खतरनाक शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया और जापोरिजिया में यूक्रेनी सेना के लॉन्च पैड पर हमला कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने ओडेसा में भी ड्रोन से हमले किए। दोनों जगहों पर यूक्रेन की सेना को नुकसान होने का दावा किया गया। यूक्रेन का जापोरिजिया वो इलाका है जिसके कुछ हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है। वहाँ पुतिन की फौज ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। वहीं बाकी बचे हिस्से पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों ने एक बार फिर हमले तेज कर दिए। वहीं पुतिन का प्लान पूरे ओडेसा पर कब्जे का भी है, इसलिए दोनों जगहों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए गए। इधर भारत की जनगणना से जुड़ा नया बिल अगले संसद सत्र में लाया जाएगा। दिल्ली में जनगणना भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए जनगणना बिल के बारे में जानकारी दी और बताया कि ई जनगणना के तहत 100% सही जनगणना की जाएगी। गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज्यादा सरल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का फैसला किया। गृह मंत्रालय का दावा है कि इस कानून के आने के बाद जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में आसानी होगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। उधर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि आरोप है कि ईडी एनसीपी के नेताओं को जानबूझकर परेशान कर रही है। राष्ट्रवादीचा मगाशी तुम्ही विचारला की 9 लोकांना या न त्या पद्धतीनं त्रास देण्यात आलेला आहे। असल में एनसीपी के नेता जयंत पाटिल को ईडी ने एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और इसीलिए एनसीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस बीच 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तेज हो गई, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार और राहुल गांधी शामिल हुए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सियासी समीकरण बदलते नजर आए, जिसकी एक झलक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दिखी, जहां नीतीश कुमार और ललन सिंह पहुंचे और खड़गे के घर पर 2024 की तैयारियों के लिए मंथन हुआ। खबर आई कि बैठक में राहुल भी पहुंचे। बैठक खत्म होने के बाद जेडीयू ने संकेत दिया कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए बहुत जल्द एक बड़ी बैठक होने वाली है। ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को एकजुट करने की नए सिरे से कोशिश शुरू हो गई, क्योंकि पूर्वोत्तर चुनाव के बाद कांग्रेस से नाराज दिखने वाली ममता का रुख नरम पड़ा। माना जा रहा है कि नीतीश ने भी मौसम का रुख देखते हुए खड़गे से इस बारे में बात की और 2024 में विपक्ष को एक करने की नई पहल कर डाली। इधर द केरल स्टोरी फिल्म विवाद में अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कूद पड़े। असल में मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित उनके दरबार में केरल की एक महिला पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने बाबा बागेश्वर को यह बताया कि वो केरल से है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उससे द केरला स्टोरी फिल्म के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने उस महिला से फिल्म से जुड़े कुछ सवाल पूछकर फिल्म की सच्चाई जानने की कोशिश की। इसका मतलब द केरला स्टोरी सत्य है? हाँ, कुछ सत्य है, कुछ उसमें एडिट है। उस महिला से सवाल करने के बाद बागेश्वर बाबा ने उसकी पर्ची भी बनाई। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द केरल स्टोरी फिल्म के समर्थन में उतर आए और उन्होंने कह दिया कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है फिल्म में वही दिखाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने केवल 3 महीने के बच्चे की दोनों किडनियों की सफल सर्जरी करके नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये सर्जरी करीब 2 घंटे चली। डॉक्टरों ने बच्चे की दोनों किडनियों की सर्जरी एक साथ की, जिसके बाद कुछ महीने तक बच्चे की निगरानी की गई। एम्स का दावा है कि मेडिकल हिस्ट्री में विश्व का ये पहला केस है जब इतने कम उम्र के बच्चे की दोनों किडनियों की सफल सर्जरी हुई। एम्स में पहली बार इस तरह के केस है और वो सक्सेसफुल सर्जरी सामने आई है। डॉक्टरों ने बच्चे की दोनों किडनियों की सर्जरी एक साथ की और 6 महीने बाद जांच में पाया कि बच्चे की दोनों किडनियां ठीक हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने सर्जरी से पहले पूरी प्लानिंग की थी और फिर लैप्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल किया। लैप्रोस्कोपी सर्जरी की आधुनिक तकनीक है जिसमें आधे इंच से भी छोटा कट लगता है। दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने इसी तकनीक से 6 महीने के बच्चे की जिंदगी बचाई। उधर इटली में आई भयंकर बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मुसीबत की इस घड़ी में इटली के प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया,
जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों और उनकी मदद कर रहे बचाव कर्मियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बचाव कर्मियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें धन्यवाद दिया। बाढ़ की वजह से इटली में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तरी इटली के एमिलिया रोमानिया इलाके में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा, जहां 36,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिनमें करीब 5,000 लोगों को सिनेमा घरों और संग्रहालयों में बनाए गए राहत शिविरों में रखा गया। जिन इलाकों से बाढ़ का पानी निकल चुका है, बचाव कर्मी वहां से कीचड़ हटाने में जुटे हैं। मतलब इटली में आई भीषण बाढ़ के बीच लोगों को बचाने का काम भी तेजी से जारी है। हालांकि उत्तरी इटली में अब भी हजारों लोग बाढ़ की वजह से अपने घरों में फंसे हैं, जिन्हें बचाने और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राहत बचाव की टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इटली सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रात के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते बचाव कर्मियों को दिखाया गया, जो अपनी जान पर खेलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकाल रहे थे। इसी वीडियो में दिन के वक्त बचाव कर्मियों की एक टीम एक मकान से एक बुजुर्ग को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाती दिखी। वहीं एक हफ्ते से अपने घर में फंसी एक महिला को भी रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया। उत्तरी इटली के ज्यादातर शहरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नाव की मदद ली जा रही है। लेकिन इटली में आई बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप उत्तरी इलाकों में दिखा। बाढ़ की वजह से हजारों की संख्या में लोग वहां से पलायन को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां उनके मकान न तो रहने लायक बचे हैं और न ही उनके खाने पीने का ही इंतजाम हो पा रहा है। बाढ़ की वजह से गैस सप्लाई ठप है, बिजली गुल है। ऐसे में समस्या खाने की हो रही है। उत्तरी इटली के एमिलिया रोमानिया इलाके के 37 कस्बे अब भी डूबे हुए हैं। फॉर्मूला 1 कार रेस का ट्रैक अब भी डूबा हुआ है। नदियों में पानी की तेज रफ्तार की वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में बह गईं। उत्तरी इटली से 36,000 लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि उत्तरी इटली में कुदरत ने अपनी ताकत दिखाई, जिसके आगे इंसान भी बेबस नजर आ रहा है। हालांकि राहत और बचाव की टीमें लगातार लोगों की मदद में जुटी हैं। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक करीब 100 साल बाद बारिश और बाढ़ से ऐसी तबाही आई है। इधर राजस्थान के जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट से एक सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोने के बिस्किट मिले। इस मामले में पुलिस ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसके बाद उन्हें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम कोर्ट ले गई, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। और सबूत जुटाएगी कि आखिरकार रिश्वत की रकम किस तरह से हासिल की गई। पुलिस की टीम आरोपी वेद प्रकाश यादव को लेकर योजना भवन भी जाएगी और सबूत जुटाएगी। उधर यूक्रेन जंग पर क्वाड के सदस्य देशों ने चिंता जताते हुए बातचीत के जरिए इसका हल निकालने पर जोर दिया। जापान के हिरोशिमा में क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जिसमें सभी नेताओं ने यूक्रेन जंग पर अपनी चिंता जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध जल्द खत्म कराने के लिए रास्ते तलाशने पर भी जोर दिया। क्वाड के सदस्य देशों के मुताबिक ये जंग जितने दिनों तक जारी रहेगी, उतना ही परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया को तबाही से कोई नहीं रोक पाएगा। जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन के बाद क्वाड के सदस्य देशों ने यह बैठक की। हालांकि ये बैठक पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन बाइडेन के मना करने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फौज ने नीप्रो शहर पर आसमान से जोरदार हमले किए, जिसकी वजह से 8 लोग घायल हो गए, क्योंकि यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने शहर पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बताया गया कि पुतिन की फौज ने ऐसे हमले किए कि नीप्रो शहर के लोग दहशत में आ गए। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना के हमलों में सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज लगातार रूस के हमलों का जवाब दे रही है। बताया गया कि जेलेंस्की की सेना ने रूस के 20 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने अब उसके रिहायशी इलाकों में हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। उधर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने वाले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज अब पुतिन के निशाने पर आ गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जिन जजों ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था, उन्हें रूस ने वांटेड लिस्ट में डाल दिया। यानी रूस अब उन जजों को सीधे तौर पर अपना दुश्मन मानने लगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था तो रूस बुरी तरह भड़क गया था। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकी देने की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने वाले जजों को सबक सिखाने के लिए उन्हें रूस ने वांटेड लिस्ट में डाल दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध अपराध के मामले में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था।